Hello students, we have seen second law in kinematics. Now we are going to add friction in that. So let's proceed with our 12th lecture with friction. So friction. What is friction? Friction is a force which always opposes the motion of a body and acts in the direction opposite to the direction of motion. Let's take some example. कोई एक body है, okay? It was moving in the direction because there is a friction on the floor. Friction on the floor. Suppose there is friction which having some mu which is not zero. ठीक है, इसकी वजह से इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया होगा which what it will do, it will try to oppose the motion. जो ये मोशन कर रहा होगा उसको अपोज करेगा and it will act. अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है it will act opposite to the direction of motion. अगर ये मोशन हो रहा होता, सपोज अगर ये मोशन हो रहा होता विद सम एक्सेलरेशन a, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, इट विल ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सपोज फ्रिक्शन एफ, फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ. ठीक है, सो ये एक्ट करेगा इन द बॉडी डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी. ये मोशन ऑफ बॉडी था उसके अपोजिट मूव करेगा एंड इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द मोशन. तो ये मोशन हो रहा था विद एक्सेलरेशन ए, नाउ इट विल नॉट विद द एक्सेलरेशन ए. जो एक्सेलरेशन ए से हो रहा था, अगर ये स्मूथ सरफेस होती तो एज कंपेयर टू द रफ सरफेस, तो ये एक्सेलरेशन डेफिनेटली अगर ये a डैश है तो ये a डैश एक्सेलरेशन इज लेस देन द एक्सेलरेशन व्हिच इज डन ऑन द फ्री सरफेस. ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के एंड इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी. ठीक है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स. ओके, सो इन फ्रिक्शन फोर्स let's see what is how we'll define the friction force mathematically. Let's consider same example. Now the suppose this is my force F. ठीक है, F फोर्स के अंडर ये बॉडी मूव कर रही थी, जो सरफेस थी वो आपकी फ्रिक्शन सरफेस थी. ओके, जो सरफेस थी वो फ्रिक्शन सरफेस थी. नाउ अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, वी विल सी दैट. हाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू बिकॉज ऑफ दिस वेट. जो ये ब्लॉक है उसका एक वेट होगा, सपोज mg. इसकी वजह से इस सरफेस पे और इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा होगा. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, एंड नाउ द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दिस नॉर्मल रिएक्शन. जो ये नॉर्मल रिएक्शन है इसके प्रोपोर्शनल होता है एंड द फ्रिक्शन फोर्स विल से फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इनटू एन. एंड दिस म्यू जो हम बार बार यूज कर रहे हैं म्यू, this mu called coefficient of friction. This mu is called coefficient of friction. Okay, all right. So now further we can differentiate friction into, let me take to this next page. So what I was saying, here friction, I can divide this friction into, one is static friction, another is kinetic, or dynamic friction. हाँ, एज नेम सेज स्टैटिक, दैट मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है जब उस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन. कोई बॉडी अगर मोशन में है जब उससे फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन. बॉडी रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी 0 है. ठीक, अगर मैंने इसमें कोई फोर्स लगाया F,
एंड बॉडी रेस्ट पर तो है, बट इट हैव टेंडेंसी टू इट्स हैव टेंडेंसी ऑफ मोशन. हैविंग टेंडेंसी ऑफ मोशन, बट एट रेस्ट. ठीक है. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी हैव द टेंडेंसी ऑफ मोशन बट इट इज रेस्ट. ठीक है. दैट मींस रेस्ट पर क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉडी रेस्ट पर है. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये बॉडी मोशन में आ गई होती. तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द. अब बॉडी रेस्ट पर है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? इट विल ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड. जितना भी इस बॉडी पर फोर्स लगेगा उतना ही बॉडी का फ्रिक्शन माउंट होगा. ठीक है. स्टैटिक, इट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड. याद रखना, बॉडी में फोर्स लगाया है और बॉडी फिर भी रेस्ट पर है. बॉडी हैव टेंडेंसी टू मूव बट नहीं मूव कर रही बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. दैट मींस जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इट विल ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड. जितना ही फोर्स अप्लाई करोगे उसके बराबर होगा. ठीक है. सेम स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन. इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा होगा इन दिस डायरेक्शन n. ठीक है. so this n mu s is the coefficient of friction. ये कह सकते हैं static coefficient friction. This equals to, sorry, this is not equals to, but we can say it is greater than equals to F applied. तो ये mu into s है, mu into s है, it is the maximum static friction can be applied. ठीक है. इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू. क्लियर. इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, वो भी मैं लेने वाला हूं इसके बाद. लेट्स मूव टू काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? बॉडी पे कोई फोर्स लगा है, दिस इज फोर्स, एंड बॉडी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स हैविंग सम मोशन. बॉडी मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन और विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ भी, बट बॉडी इज इन मूविंग स्टेट. बॉडी इज इन मूविंग स्टेट. ठीक है. बॉडी मूविंग स्टेट में, बॉडी रेस्ट पर नहीं है, वेलोसिटी जीरो नहीं है. वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, बस वेलोसिटी कांस्टेंट हो चाहे ना हो, बट वेलोसिटी होनी चाहिए. ठीक है. अब फ्रिक्शन बॉडी है, ये सरफेस फ्रिक्शन है, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा, इस पर फ्रिक्शन लगेगा एफ एफ. नाउ अगर बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन जो होगा इसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन. तो क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन. और इसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन. जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू द वेट. ठीक है. उसके वेट के इक्वल होगा. क्लियर. और ये इक्वल रहता है. अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू दी फोर्स अप्लाइड. ये वेरी कर सकता है, जितना फोर्स लगाएंगे उसके इक्वल हो जाएगा. ये वेरी करेगा, बट ये कांस्टेंट होगा. ठीक है. अगर बॉडी मोशन में है तो इतना ही लगेगा. ठीक है. इसमें इतना ही लगेगा. क्लियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड this thing with some example. So consider a body which having the weight 100 Newton, उस पे P force applied किया गया है. ठीक है. and which is moving on the surface, which surface having two friction. First is static friction, next is kinetic friction.
ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 0.5 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.4। ठीक है, नाउ फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स व्हेन दिस वैल्यू ऑफ P इज 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन करना है। नाउ सपोज फर्स्ट केस जो वैल्यू है P की वो दे रखी है 20। ठीक है, लेट्स फाइंड फर्स्ट, क्योंकि यहां पे दे रखा है आपको स्टैटिक, तो लेट्स फाइंड द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू। बताया था अभी, ये आपका क्या था, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू है ये। जो भी आपका फ्रिक्शन होगा, मतलब जो फोर्स अप्लाइड होगा, अगर इससे ज्यादा निकल गया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू इज म्यू एस इनटू नॉर्मल रेशन। अब यहां पे नॉर्मल कितना होगा, दिस इज नॉर्मल रेशन एन, और विच इज इक्वल्स टू द इसके वेट, जो उसका वेट होगा। ठीक है, अगर मैं सेकेंड लॉ लगाता हूं इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल फाइंड द इक्वेशन एन माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, क्योंकि वर्टिकल में कोई भी मोशन नहीं है। फ्रॉम हेयर आई गॉट एन इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, तो मैं एन पुट करता हूं यहाँ पे, और म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू 100, आई गॉट 100 न्यूटन एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जो भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो 50 से कम है, तो जो भी फोर्स अप्लाइड होगा इट विल इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। so from here I can know that the friction force which mount on the body, friction force at this condition equals to the force applied, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी स्टैटिक की, स्टैटिक है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, इक्वल्स टू कितना फोर्स लगा था 20 न्यूटन। ठीक है, सेकेंड कितना है, 40 है। क्या ये 40 आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से ज्यादा है, कम है, कम है। दैट मींस जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है इट विल इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड। आई टेक एफ इक्वल्स टू, यहां पर कितना फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है, इक्वल्स टू 40 न्यूटन हो जाएगा एट द 50। और 50 ही हमारा ये है, कंडीशन ये थी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है। दैट मींस हियर आल्सो इन थर्ड, if force applied 50 Newton, then also body will not move. That means जो आपका फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा, स्टैटिक होगा। तो ये फ्रिक्शन है क्या है, अभी भी स्टैटिक है, here also static. That means जो भी फ्रिक्शन वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू होगी, वो किसके बराबर होगी, फोर्स अप्लाइड, दैट इज P, दैट इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, क्लियर। नाउ द केस फॉर 60 लगाते ही क्या हुआ, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से ऊपर चला गया। दैट मींस अब जो P अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड है इट विल ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू। नाउ द बॉडी विल मूव, ठीक है, अब बॉडी मूव करेगी, और बॉडी अगर मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अब जो फ्रिक्शन लगेगा इसमें स्टैटिक नहीं लगेगा, अब इसमें फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसमें फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज दिस, Ff इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, ये लगा देंगे, दिस इज आवर फोर्थ केस, Ff इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इज 0.4 and we have calculated at 100 come out to be 40 न्यूटन। आपने देखा बॉडी जैसे ही मोशन में आई, आफ्टर से 60 लगाते ही फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। क्यों, क्योंकि आपका जो म्यू के है वो आपका कम है एज कंपेयर टू म्यू एस, और ये हमेशा होता है, म्यू के जो होता है म्यू एस से कम ही होता है। ओके, सो विद दिस व्हाट वी हैव प्रूव्ड, हमने ये देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी कर सकती है, पर डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अभी कांस्टेंट रहेगी, व्हिच इज इक्वल्स टू द
mu k into n. N is the normal reaction. Clear? Now let's see some points, or we can say the angle of friction. So angle of static friction. What is it? What is it angle? It is the angle made by a contact force with normal reaction when body is at the verge of motion. That means body is have tendency for the motion. Okay, body is just about to move. Okay, so at that point, the angle made by the contact force with the normal reaction. ठीक है, the contact force with the normal reaction, ये आपकी contact force है और ये आपका normal reaction है. इन दोनों के बीच में जो angle होगा, this angle is called angle of friction. अब ये आपकी कंडीशन स्टैटिक है तो ये आपका स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ओके, अब अगर आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो कांटेक्ट फोर्स को, इसको कर सकते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स. क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपका ये कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल आ रहा है, कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है और कांटेक्ट की वजह से ही फ्रिक्शन आ रहा है. ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस विद द नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका एंगल साई एस होगा. साई एस, एस मींस स्टैटिक एंड साई मींस एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, अगर कंडीशन स्टैटिक है तो ये जो आपका एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अगर ये बॉडी मूविंग स्टेट में है देन द एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. Clear? It is same. It is the angle made by the contact, okay, or you can say the resultant of contact forces. Of contact forces. That means the force of force and friction force and normal relation, which both come with the contacts. Okay. It is the angle made by the resultant of forces with the normal reaction when body is moving. अगर body moving condition में है तो जो angle होगा angle of kinetic होगा, और static है तो angle of static friction. Clear? आपको बस ये याद रखना है. अगर मैं इस एंगल की वैल्यू निकालने जाता हूं tan of this psi, ठीक है, वो क्या होगा? मैं इस फोर्स को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, और ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा, राइट. अब जो साई होगा वो क्या होगा? दिस इज एफ एफ और ये एन. दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ अपॉन एन, राइट. एंगल विल बी tan इनवर्स फ्रिक्शन फोर्स अपॉन, एंड व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? अगर आपको स्टैटिक है क्या होगा? दिस विल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू mu s into n. और अगर आप काइनेटिक है तो दिस विल इक्वल्स टू mu k into n. ठीक है, इन दिस केस tan इनवर्स mu s. ठीक है, एंड इन द केस ऑफ काइनेटिक यानी पाई k, ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स mu k. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है. क्वेश्चन आ सकता है गिव द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, उसमें स्टैटिक काइनेटिक्स गिवन नहीं है. दैट मींस जब भी हमें चीज गिवन नहीं होती है क्वेश्चन में कि स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग नहीं गिवन होता है, ठीक है, यहाँ पे नोट लिखा है इफ द स्टैटिक एंड काइनेटिक आर नॉट गिवन सेपरेटली, देन क्या माना जाएगा? हमें माना जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन है वो सेम है. ठीक है, सेम माना जाएगा. अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि give the angle of friction when coefficient of friction is this. ठीक है, सिंपल. अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ये याद रखना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको ये याद होगा आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो. अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज सम 30, आप क्या करोगे? उसकी हेल्प से आप म्यू निकालोगे एंड यू विल डू द क्वेश्चन. ठीक है, क्लियर? तो दिस इज समवॉट कि आपका कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ जाए तो उसे आप कर पाओ, या कोई मिक्स अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो उसको आप कर पाओ. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू डू सम मोर न्यूमेरिकल्स विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स. ओके, इन द क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शन हम लगाएंगे,
वी विल ऑल्सो अप्लाई द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सिंपली हमें सेकेंड लॉ लगाना है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अप्लाई करना है अगर फ्रिक्शन सरफेस है तो, एंड सेम आपको एक्सेलरेशन एज्यूम करना है और आपको इक्वेशंस लिखनी है एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर द आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन। सो दिस इज आवर वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर दिस फ्रिक्शन। लेट्स सी, find the angle theta, this angle theta at which the m block, like this mass m block is just about to move। ठीक है, ये m block ये is placed over the inclined surface which is fixed। ठीक है, इस पर ये m block जो m mass है इस block का, वो just about to move है, मतलब ये रेस्ट पर है। इट हैव टेंडेंसी टू मूव बट ये रेस्ट पर है, और इसको रोके कौन रखा है? फ्रिक्शन, जो सरफेस फ्रिक्शन के वो रोक रखा है। So let's draw FBD of this block M। ठीक है, इस पर सबसे पहले वेट माउंट कर देते हैं। इस पर नॉर्मल रेशन लग रहा होगा, और इस पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। देखो इस ब्लॉक की टेंडेंसी है कहाँ मूव करने के लिए? डाउनवर्ड मूव करने के लिए। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? अपोजिट टू द टेंडेंसी। तो फ्रिक्शन लगेगा इस पे अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। जो मोशन का, जो ऑब्जेक्ट का मोशन होना चाह रहा होगा उसके अपोजिट ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, सो दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज m into g weight, and this will be friction force F। Now we will see the angles। So this will be this angle, yeah, this will be angle theta, right? तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? mg cos theta, ये कंपोनेंट mg sin theta, राइट? अब हम लिखते हैं इक्वेशंस। अब देखो इस केस के लिए जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हम ये डायरेक्शन नहीं ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एक आइसोलेशन यहाँ हो, ठीक, हाँ, तो हम नॉर्मल नहीं ले रहे थे बिकॉज नॉर्मल का कोई यूज नहीं था। बट यहाँ पर जहां जहां फ्रिक्शन होगा वहां पे हमें नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वी कैन कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमें जो ये चीज भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इट विल कम विद द एक्सपीरियंस। ओके, जितना आप क्वेश्चन ट्राई करोगे उससे आ जाएगा। ओके, सो विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो एम जी साइन थीटा सपोर्टिंग फोर्स पॉजिटिव माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स नेगेटिव इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये ए आपका जीरो है। ओके, दैट मीन इज इक्वल्स टू जीरो। अब डायरेक्शन ले लेते हैं ऊपर वाली, मतलब वर्टिकल वाली, वर्टिकल टू मोशन। एम सॉरी एन माइनस एम जी cos theta equals to, that means normal relation equals to mg cos theta। ना फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू, क्योंकि यहाँ पे म्यू दे रखा है, स्टैटिक काइनेटिक अलग अलग नहीं दे रखा है, दैट मींस इट विल बी सेम। तो म्यू इनटू एन, नाउ म्यू इनटू एम जी कॉस थीटा, अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या निकालेगा? यहाँ से निकालेगा थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू एम जी ऑन एम जी राइट टू बी ओके। तो और ये हम अभी देख भी चुके थे, दिस इज अवर
यहाँ पे तो खैर ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ऑफ दिस, ये रिलेशन देखा था, दिस इज इक्वल टू द फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे भी प्रूफ होती है कि अगर किसी भी एंगल से मतलब इंक्लाइंड सरफेस को मूव कर दें, तो अगर जस्ट अबाउट टू मूव हो, तो दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर। तो दिस वाज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो जस्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फाइंड द वेलोसिटी एट 10 सेकेंड। लेट्स सी द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है जिसपे एक पी फोर्स माउंट है। पी फोर्स इज वेरिएबल फोर्स जो दे रखा है 10 इंटू टाइम टी, 10 इंटू टी न्यूटन, इसकी यूनिट दे रखी है न्यूटन और टाइम है सेकंड में। ठीक, ओके। इस ब्लॉक का जो वेट है वो आपको दे रखा है 200 न्यूटन, एंड जिस सरफेस पे ये आप मूव कर रहा है दैट सरफेस हैविंग द टू फ्रिक्शन, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू डू दिस क्वेश्चन। सेम हम क्या करेंगे, एफबीडी बना लेंगे एंड देखते हैं किस तरह से कैसे कैसे चीजें हो रही है। तो जस्ट फर्स्ट ड्रॉ द एफबीडी। फोर्स माउंट कर देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लग रहा होगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन, इस वेट। राइट, डब्ल्यू फोर्स। ठीक, ना फ्रिक्शन फोर्स पहले हम निकाल देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू कितनी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक, स्टैटिक क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। एन विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, बिकॉज यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल। तो एन इक्वल्स टू 200 न्यूटन। ठीक है, मैं ये वैल्यू यहाँ यूज कर, तो 0.4 टू 200 come out to be 80 न्यूटन। ठीक है, नेगेटिव फिश वैल्यू 80 न्यूटन। सो नाउ दिस इज फोर्स इज 10 इंटू टी, और टी है इन सेकेंड, इसकी जो यूनिट है वो टी फोर्स की। ठीक है ना, अब देखो बॉडी का मोशन कब होगा। बॉडी का मोशन होगा जब आपका जो ये पी है इट विल इक्वल्स टू 80। जब पी 80 हो जाएगा तब आपका बॉडी का मोशन होगा। ठीक है, लेट्स सी तब टाइम क्या हो रहा होगा। एट दैट टाइम, टाइम वाज 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड तक बॉडी मूव नहीं करेगी। 8 सेकेंड तक बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी पर जितना ही फोर्स लगेगा वो कहां चला जाएगा, उसके फ्रिक्शन चला जाएगा। दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आफ्टर 8 सेकेंड, जैसे ही 8 सेकेंड के बाद 8.1 हो गया, 8.2 सेकेंड हो गया, 8.5 सेकेंड हो गया, जैसे भी हो, या 8.001 भी हो गया, इस बॉडी में मोशन आ जाएगा। इस बॉडी में मोशन आ जाएगा तो बॉडी में अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बॉडी में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी में क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, सो एट आफ्टर ओके एट टाइम 8 सेकेंड बॉडी स्टार्ट मूविंग। बॉडी विल स्टार्ट, ठीक है, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग एट टाइम दिस। मतलब ये आपका इनिशियल है। यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट चलना। अब यहां पर देखते हैं क्या कंडीशन है फोर्सेस की। अब यहां पर जो कंडीशन है, व्हाट विल बी द फ्रिक्शन यहाँ,
अब फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इट विल बी म्यू के इंटू एन, और म्यू के 0.2 into 200. Now friction will come down 40 न्यूटन। फ्रिक्शन है वो आपका 40 न्यूटन लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन, और आपका जो लोड होगा यहां से ग्रेटर देन 80 न्यूटन होगा, ठीक है। 80 न्यूटन से ज्यादा होगा दिस पी। बॉडी विल हैविंग द एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन। क्या निकालना है मुझे? वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है, एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं पहले। सो P minus FF equals to M into A. P is 10T minus FF. FF is कौन सा होगा? काइनेटिक होगा, तो इट विल बी 40। वेट गिवन नहीं, वेट गिवन है, मास गिवन नहीं है, तो इट इज M into A, ठीक है। यहां से आपको A निकल आएगा, ठीक है। इफ आई कंसिडर द वैल्यू ऑफ G, G हमें पता होगा, मतलब 10 ले लो या फिर 9.8 ले लो, वहां से हमें एक्सीलरेशन निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ T, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वेलोसिटी। सिंस एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा दिस फॉर्मूला जो हमने देखा था, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर, सपोज हमने मास निकाल लिया है, ओके, दिस इज नॉट वेरिएबल, दिस दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। टी मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, डी टी इक्वल्स टू, इसे क्या करेंगे? इसे करेंगे इंटीग्रेट। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एट 10। तो इनिशियल टाइम कब स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट मूव करना? ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना मूव किया 8 सेकेंड पे, और कब तक निकालना है हमें? हमें निकालना है 10 सेकेंड पे, ठीक है। इसे करेंगे, अगर आप करेंगे इसे इंटीग्रेशन, आई विल नॉट डू दिस, विल डायरेक्टली गिव द आंसर हियर, ठीक है। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। एंड आई हैव कंसिडर G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बिहाफ पे ये आपका मास 20 kg, ठीक है। क्लियर? आप ट्राई करो एंड डू इट। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन फिफ्थ। In this question, let's read. 6 identical books, each weigh 100 Newton, are supported by applying a compressive force of 400 Newton as shown in figure. If the books are at the verge of slipping from the hands, then find the friction force offered by book 1 on book 2. Okay, so this is books 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the books kept together, ठीक है। अब यहां पर जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है, दिस इज कंप्रेसिव लोड बिकॉज ऑफ योर हैंड्स। आपने बुक्स रखी है ऐसे, और आपने ऐसे पकड़ रखी है। इस हाथ से पड़ रहा है आपका 400 न्यूटन, इस हाथ से पड़ रहा है आपका 400 न्यूटन। इस तरह से आपने इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है। ओके, सो द क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इट इज आस्किंग? इट इज आस्किंग दैट द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय बुक 1 ऑन बुक 2, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स बुक 1 बुक 2 पर लगा रहा होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालना है, ठीक है। क्लियर? अब यहां पे एक चीज और दे रखी है, 6 आइडेंटिकल बुक्स, मतलब एक जैसी। दैट मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स इन सबके बीच में होगा वो सबका बराबर होगा। जो फ्रिक्शन फोर्स इन बॉडीज के बीच में होगा, यानी इन बुक्स के जो बीच में होगा, वो हर जगह क्या होगा? सेम होगा, म्यू म्यू। ओके, म्यू मान लेंगे उसको। और इन सब बुक्स का जो वेट दे रखा है वो सब 100 होगा, क्योंकि आइडेंटिकल बोल रहा है। ओके, क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। पहले हम इसको एफबीडी बनाएंगे,
Suppose this is book 1 and this is book. राइट, यहां पर बुक पर एक आपको फोर्स ये गिवन है, राइट। अब देखो बॉडी 1 पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो कि हैंड की वजह से लग रहा है, वो यहां लग रहा है, ठीक है, बॉडी उस पर ही बुक 1 पर, ठीक है। एंड दिस आई अज्यूम इज द फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम हैंड से लग रहा है ये, ठीक है। बॉडी सॉरी बुक 2 पर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपवर्ड, जो कि इसको वेट का काउंटर करेगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स will given by the book 1 to book 2, so on 2 because of 1। मैं बात कर रहा हूं कि बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ, क्योंकि देखो बुक्स से आपस में चिपकी हुई हैं, उसमें बीच में कोई भी फोर्स, नेट फोर्स 0 है इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स यहां पर फॉर द थर्ड लॉ की वजह से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स यहां पर भी एक फोर्स लगेगा विच विल बी इक्वल इन अमाउंट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर, ये बात कर रहा था मैं। थोड़ा और आगे देखते हैं कि बुक 3 में क्या हो रहा है। तो लेट मी ड्रॉ द बुक 3, थर्ड बुक। सो दिस इज माय बुक, ठीक। अब देखो ब्लॉक्स में मैं थोड़ा वेट ही माउंट कर देता हूँ, राइट। वेट हमें दे रखा है 100 न्यूटन फॉर ईच बुक, तो दीज आर द वेट, ठीक है। अब देखो ये बुक थ्री कैसे रुकी हुई है, जिस तरह से बुक 2 रुकी हुई है कि इसको फ्रिक्शन पड़ रहा है बिकॉज ऑफ बुक 1, सेम चीज हम यहां बोलेंगे कि बुक 3 क्यों रुकी हुई है, बिकॉज इट हैविंग द फ्रिक्शन फ्रॉम बुक 2। बुक 2 से फ्रिक्शन बुक 3 को मिल रहा होगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बुक 3, मतलब फ्रिक्शन ऑन बुक 3, दिस वन, ठीक है। और इसे मैं क्या बोलूंगा, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बुक 3 बिकॉज ऑफ बुक 2, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ सेकेंड एवरी एक्शन है इक्वल अपोजिट एक्शन, थर्ड लॉ, यहां पर भी एक ये फोर्स पड़ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। ये होगा F3 F32, ठीक है। यहां पर जो मास दे रखे हैं ये आपका 100 न्यूटन, ये सॉरी वेट दे रखे हैं 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन, ठीक। वन मोर थिंग, इस पूरी बुक पे आपको क्या पड़ रहा है, कंप्रेशन फोर्स पड़ रहा है, यानी इस बुक पे पड़ रहा होगा, इस पे पड़ रहा होगा, इस पे पड़ रहा होगा। दैट मींस इन सब पे कंप्रेशन पड़ रहा होगा। वन सेकेंड, इस बुक पे इधर, अब हमारा एफटीपी कुछ कुछ पूरा हो रहा है, एंड इन सब की जो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 400 न्यूटन है। दे ऑल हैविंग द वैल्यू 400 न्यूटन, ठीक है। ये भी 400, ये भी 400, क्लियर, क्लियर है ना। ओके, या अब देखो लिखते हैं इक्वेशन। अच्छा वैसे एक चीज और रह गई है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। देर इज इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ हैंड बुक 1 में पड़ रहा था, इट इज टूवर्ड्स टॉप। सेम चीज बुक 6 पे भी आपको एक फ्रिक्शन पड़ेगा एट दिस साइड टूवर्ड्स द राइट साइड, यहाँ पर, ठीक है। और आइडेंटिकल बुक है, सरफेस सेम है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो भी सेम लगेगा। दैट मीन्स अगर ये एफ एफ एच लिया है मैंने, तो ये भी एफ एफ एच होगा, ठीक है। एंड व्हाट आर द वेट, इन सब का वेट कितना होगा, इन सब का वेट होगा 100 का है, तो 6 है तो 600, तो इनका जो वेट लगेगा इट विल एक्ट डाउनवर्ड
इन दिस डायरेक्शन। ये मैंने एज अ होल लिया है। ओके, आई हैव कंसिडर दिस एज होल। इस पूरे को मैंने एज अ होल कंसिडर किया है, द सिंगल यूनिट, इस पूरे को। ठीक है, यहाँ पर क्लियर, एज अ होल मैंने कंसिडर किया है इसको, और उस पर वेट पड़ रहा है, और ये वेट की वैल्यू कितनी है, इट्स 600 न्यूटन। क्लियर। अब आपका एफटीपी जो हमें रिक्वायर्ड है पूरा हो चुका है। क्लियर। अब हमें एक इक्वेशन लिखनी है। पहले इक्वेशन लिख देते हैं इसकी टोटल के लिए। यहाँ पे जो पूरा आपका ये ब्लॉक है, इसको मान लेते हैं सेट ऑफ, मतलब हमने बांध दिया है छह की छह बुकों को। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है वर्टिकली में, और यहाँ पे वेट लग रहा है। सो राइट द इक्वेशन फॉर दिस। यहाँ पे कोई एसोलेशन नहीं, लेट्स चलो एसोलेशन मान लेते हैं जो कि 0 है। ठीक। तो राइट द इक्वेशन 600 माइनस एफ एफ एच माइनस एफ एफ एच यूजिंग फॉर द राइटिंग। ठीक है, यहां से जो आपका एफ एफ एच है, राइट, एफ एफ एच, it will come out to be 300 न्यूटन। क्लियर। अब लिखते हैं इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक 1, क्योंकि देखो पर्पस क्या है हमारा, हमें निकालना है फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय बुक 1 ऑन बुक 2। ठीक है, बुक 1 ऑन बुक 2 पे निकालना है, दैट मींस हमें ये फोर्स निकालना है। क्लियर। तो इसको कर लेते हैं बैलेंस वर्टिकल में। सो देयर इज एफ एफ एच, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं फोर्स एक्सेलरेशन लेता हूँ तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ये रेस्ट पर है। सो लगा देंगे सेकंड लॉ। सो ठीक है, एक्सेलरेशन मैंने ये लिया, तो मैं 100 पॉजिटिव लिखूंगा। तो 100 प्लस एफ 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 सॉरी F21 माइनस एफ एफ एच इक्वल्स टू जो भी मास था, बट एक्सेलरेशन 0 है तो 0 जाएगा। ठीक है, सो 100 प्लस F21 जो हमें निकालना है, एंड हमने अभी ये एफ एफ एच यहाँ से निकाल दिया 300। ठीक है, दिस इज 300 न्यूटन। आई नीड टू कैलकुलेट F21 जो कि निकल के आएगा 200 न्यूटन। क्लियर। एफबीटी थर्ड का भी डायग्राम पूरा नहीं है यहाँ पर, वो तो मैंने इसको पूरा करने के लिए बनाया था। यहाँ पर भी here also there will be the friction because of book 4। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दिस कि सर आपने यहाँ पे तो नहीं बनाया, भाई मेरे को बुक फोकस मेरा बुक 2 था। ठीक है, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बुक 4 बिकॉज ऑफ बुक 3, जो ये एक्शन से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन। In this question, find the tension in the cord. This is the cord, string is cord. When block B, this block B is just about to move forward. ठीक है, this block B is about to move forward, just about to move forward. मूव नहीं कर रहा है, just move करे। ठीक है, और लोड एक एंगल में माउंट करा गया है, दिस इज 45 टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फ्रिक्शंस की वैल्यू गिवन है एट द टॉप सरफेस ऑफ ब्लॉक बी, आपका दे रखा है 0.5 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द फ्लोर दे रखा है आपको 0.3। ओके, तो इसमें सिंपल है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जस्ट एक प्रैक्टिस तौर पे लिया गया है, समझाने के तौर पे। ठीक है, सिंपल एफडी बना देता हूं मैं, ब्लॉक ए का एंड ब्लॉक बी का। राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। प्रोसीड। नॉर्मल रिलेशन पड़ेगा, कॉलम बना दो। वेट इसके मासेस नहीं गिवन, एक मिनट। यस, इन दिस क्वेश्चन mass also given, mass नहीं, actually weight is given. The weight of A is 100 Newton, weight of B is 150। okay, ये weights given है। okay,
So let's proceed. Okay, this is WA. ओके, एंड यहाँ पर देखो एक टेंशन है, assume this is टेंशन, ओके। और फ्रिक्शन फोर्स देखो, अगर ये ब्लॉक इधर मूव करना चाहेगा तो इट विल टेक, मतलब क्या करेगा, ए ब्लॉक इसको अपोज करने की कोशिश करेगा और बी ब्लॉक इसको आगे खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ब्लॉक ए पर, इट विल टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, इस डायरेक्शन में। ब्लॉक बी इसको आगे की तरफ खींचेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इज अ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। द सेम फ्रिक्शन फोर्स will applied on the topmost surface of block B. थर्ड लॉ, थर्ड लॉ की वजह से सेम फ्रिक्शन फोर्स यहां लगेगा, ठीक है। अब इस पे क्या क्या माउंटेड है, इस पे एक तो एंगल पर B फोर्स लग रहा है, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन, say this as डैश, और इसका वेट B एंड फ्रिक्शन फ्रॉम द बॉटम, ये आगे की तरफ मूव करेगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। F F dash, clear? So let's proceed to write your equations. यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, T हॉरिजॉन्टल में T माइनस एफ, क्योंकि देखो जस्ट अबाउट टू मूव है, एक्सेलरेशन अज्यूम कर लो बट वो जीरो है, एक्सेलरेशन दिस दिस V फोर्स यहाँ पर, ठीक। इसके कंपोनेंट्स भी अभी हाथ कर लेते हैं, होगा P 45 40, इक्वेशन लिख, दिस विल इक्वल्स टू m इनटू जीरो, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको जीरो लिख रहा हूँ, जीरो, राइट, ओके। एंड n equals to w, and we know ff equals to mu, mu कौन सा वाला, mu ये वाला b वाला, into n, this mu is 0.5 into n, तो w के wa के इक्वल है, wa is 100 न्यूटन, 150 न्यूटन f, ठीक है। इसके ब्याह से मुझे मेरा मालूम पड़ा दैट द टेंशन, यहाँ पुट कर दूंगा, टेंशन इक्वल्स टू 50, टेंशन इक्वल्स टू 50, so the tension in the cord when B just about to move forward, ये हमने सॉल्व कर लिया। नाउ क्या पूछ रहा है कि P लोड कितना लगाना पड़ेगा फॉर द सेम कंडीशन, जस्ट अबाउट टू मूव फॉरवर्ड के लिए P फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने निकाल दिया एफ एफ, अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं इस ब्लॉक के लिए, एफ एफ माइनस माइनस कर देते, माइनस एफ एफ डैश प्लस जो ये पॉजिटिव एक्स में लग रहा है इक्वल्स टू एम इंटू जीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन था वो जीरो था, तो मैं इसको भी काट के जीरो ही लिख दे रहा हूँ, जीरो। यहां से पहले अब दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज u डैश माइनस w b, देयर इज वन मोर लोड, बिकॉज देखो देखो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है ब्लॉक ए पर,
बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल, बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक बी ने नॉर्मल फोर्स दिया है ब्लॉक ए को, तो थर्ड लॉ की वजह से ब्लॉक बी को भी एक नॉर्मल रिलेशन लगना चाहिए इज अपोजिट टू दैट। ठीक है, ये चीज पर मैं मिस कर गया, आई डोंट नो व्हाई। ओके, नाउ राइट द इक्वेशन। So and dash upward, mu w, this weight is downward, and this p sine 45 upward, and this also. Okay, just right. So n dash minus wb minus n plus sine, sorry, p sine 45 equals to 0. Clear? Now from here we get this n dash क्या मिलेगा मेरे को? n dash wb मुझे पता है wb कितना है, it is 150, n, this is n is 100, this 100, and this will be minus 944, 945, yes, and dash equals to 250, 250 minus p 945, right? This is my and dash. As I know, ff ff dash will be mu into and dash, और यहाँ पे जो mu आएगा it is 0.3 into this whole equation is p 45, that means 75. Okay, so this is my ff. Clear? यहाँ तक I think आपको clear हो गया होगा. This is my ff. Now what we will do? We will put the value of f and ff dash, okay, in this equation, and we will get the p. Okay, so let's take me to this next page. So see, I've taken this to next page. So क्या करना पड़ेगा? You have to put this here f dash में, and we know the value of ff, it is 50 Newton. This we have calculated earlier. ठीक है, तो दोनों वैल्यू पुट करके इक्वेशन लिखते हैं. तो -50 and -75 plus 0.3 pf, sorry, 0.3 p into sin theta and plus p cos theta equals to 0. यहाँ से p कॉमन ले लेंगे, इसको साइड भेज देंगे, तो ये आएगा 0.3 अपॉन √2 प्लस ऑन √2 इक्वल्स टू, ये प्लस होगा तो इट विल 125 एंड दिस विल बिकम, क्योंकि ये 1.3 हो जाएगा, so 125 into √2 by 0.3. This will be my answer in Newton. So I hope ये आपको समझ में आया होगा. So that's it for today. We have completed our portion friction, and in next lecture we will continue circular motion. Okay, so let's meet in next class. Thank you. Bye.